जिंदगी की गाड़ी कब किस मोड़ पे हमें कहां ला कर खड़ा कर दे, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। ऐसा ही कुछ जिंदगी ने दस्यु सुंदरी के साथ किया था, जिन्हें आप सभी फूलन देवी के नाम से जानते हो। मशहूर फूलन देवी किसी जमाने में डर का दूसरा नाम हुआ करती थी। कई बार गैंग रेप, अत्याचार, फिर डाकू से सांसद बनी फूलन की जिंदगी का सफर किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। फूलन देवी अपने जीवन में हुए एक कांड के कारण पूरे देश भर में मशहूर हो गई थी, और इतना ही नहीं, वह अपनी मौत के 21 साल बाद भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं न कहीं सक्रिय है। फूलन देवी के जीवन पर बॉलीवुड में भी एक फिल्म बनी था। कुछ लोगों के लिए फूलन देवी सच में देवी थी, कुछ के लिए आज भी वो एक कुख्यात डकैत और कई लोगों की हत्यारण है। 14 फरवरी साल 1981 शाम का वक्त था, जब कानपुर देहात के एक गांव बहमई में 22 ठाकुर जाति के लोगों को घर से निकालकर फूलन देवी ने मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना से पूरा देश सन्न रह गया। 10 अगस्त 1963 का दिन यूपी के जलौन जिले के गांव गोरहा के मल्लाह देवी दीन के लिए नई मुसीबत लेकर आया था, क्योंकि उसके घर में बेटी ने जन्म लिया था। अगर बेटा हुआ होता तो जश्न का माहौल होता। अब बेटी ने जन्म लिया तो चिंता से मल्लाह का सिर फटा जा रहा था। चिंता उसको पालने की, चिंता उसको बड़ा करने की, और चिंता उसकी शादी। शुरुआत में पिता देवी दीन को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस बेटी का जन्म उसके लिए खास नहीं था, उसकी मृत्यु का दिन इतना खास हो जाएगा कि पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा। बाकी बच्चों की तरह वह एकदम अलग थी, इतनी अलग कि सही गलत की लड़ाई के लिए वह किसी से भी भिड़ जाती थी। जब फूलन को इस बात का पता लगा कि उसके चाचा ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो वह उससे भिड़ गई। चाचा से बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। मामला यहीं तक नहीं सुलझा। अपने हक के लिए फूलन देवी अपने खेत के बीचों बीच धरने पर जा बैठी। इस पर उन्हें अपनों का गुस्सा भी झेलना पड़ा। फूलन के उग्र स्वभाव से उनके पिता को अधिक चिंता होने लगी। पिता की इसी चिंता ने फूलन की जिंदगी को एकदम मोड़ दिया। महज 11 साल की उम्र में उनका विवाह एक अधेड़ व्यक्ति के साथ तय कर दिया। शुरुआत में फूलन ने इसका विरोध किया, फिर अपनी नियति मानकर इसे स्वीकार कर लिया। फूलन के पिता ने उसके अच्छे भविष्य को लेकर ये कठोर फैसला लिया था, किंतु सही मायने में उन्होंने फूलन को जलती हुई आग में तपने को छोड़ दिया था। फूलन के ससुराल वाले सही लोग नहीं थे। उसके पति का भी उसके प्रति ठीक व्यवहार नहीं था। जल्द ही ये सब फूलन की बर्दाश्त से बाहर हो गया और वह भागकर अपने घर लौट आई। उसे उम्मीद थी कि उसके अपने लोग उसकी मदद करेंगे। फूलन मासूम थी, लेकिन उसके दुश्मन बहुत ही शातिर थे। उसके चचेरे भाई ने इस मौके का फायदा उठाकर एक झूठी आरोप में उसे जेल भिजवा दिया। वहाँ भी उसे शारीरिक शोषण झेलना पड़ा। जैसे तैसे वो जेल से निकलने में सफल रही। किसी तरह उसका जीवन स्थिर हो जाए, इसके लिए पिता ने कोशिश करके उसे दोबारा उसके पति के घर भेज दिया, किंतु उनका व्यवहार फूलन के प्रति नहीं बदला और उसे मजबूरन दोबारा ससुराल छोड़ना पड़ा। परिस्थितियों से तंग आकर फूलन एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जहां से वापसी संभव नहीं था। 20 साल की उम्र में फूलन को अगवा कर उसका बलात्कार किया गया। इससे पहले शादी के नाम पर भी वो कई साल से इस पीड़ा को झेलती आ रही थी। पुलिस की मदद लेने का अंजाम वह पहले ही भुगत चुकी थी। उसने हथियार उठाने का फैसला किया। फूलन की जीवनी पर आधारित फिल्म बैंडिट क्वीन में लिखा है कि वह 20 साल की उम्र में अपने एक रिश्तेदार की मदद से डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई। हथियार उठाने के बाद सबसे पहले फूलन अपने पति के गांव पहुंची, जहां उसने उसे घर से निकालकर लोगों की भीड़ के सामने चाकू मार दिया और सड़क किनारे अधमरे हालत में छोड़कर चली गई। जाते जाते फूलन ने यह ऐलान भी किया कि आज के बाद कोई भी बूढ़ा किसी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। हथियार उठा लेने भर से फूलन की परिस्थितियां नहीं बदली थी। गिरोह में भी उसे कई प्रकार की विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। गिरोह के सरदार बाबू गुज्जर का दिल फूलन देवी पर आ गया। यह उसकी शारीरिक भूख थी, जिसे मिटाने के लिए वह लगातार कोशिशें करता रहा। पहले उसने फूलन देवी को बहलाने की कोशिश की। जब वह कामयाब नहीं हुआ तो एक दिन उसने फूलन के साथ जबरदस्ती की। विक्रम मल्लाह, जिसका स्थान बाबू गुज्जर के बाद था, उसने इसका विरोध किया। बावजूद इसके सरदार नहीं माना और फूलन देवी के साथ जबरदस्ती की। बाद में विक्रम ने बाबू की हत्या कर दी।
बाबू गुर्जर की हत्या के बाद अगली सुबह विक्रम मल्लाह ने खुद को गिरोह का सरदार घोषित कर दिया। जेल से भागे दो भाई श्री राम तथा लाल राम शामिल हुए, जिनके कारण गिरोह में फूट पड़ गई। बाद में उन्होंने विक्रम मल्लाह को भी मार गिराया और फूलन को बंदी बनाकर अपने गांव बेमही में ले आए। यहाँ फूलन को एक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर दिया गया। बेमही में फूलन को जो घाव मिला वह उसके लिए अब तक का सबसे गहरा घाव बन गया। यहाँ उसके साथ केवल दुष्कर्म नहीं बल्कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ। वहाँ मौजूद सब ने बारी बारी से उसके जिस्म को जानवरों की तरह नोचा। फूलन ने इतना सहा कि शायद उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही चुना था। उसके साथ हो रही दुष्कर्म नाव की जानकारी उसके कुछ पुराने साथियों को मिली, तो वो छुपते छुपाते मौके पर पहुंचे और फूलन को वहां से बचा कर ले गए। वहां से निकलने के कुछ दिन बाद ही फूलन ने अपने साथी मान सिंह मल्लाह की सहायता से अपने पुराने मल्लाह साथियों को इकट्ठा कर एक गिरोह का पुनः गठन किया और खुद उसके सरदार बनी। श्री राम और लाल राम के चुंगल से निकलने के बाद फूलन देवी को वो मौका मिल गया जिसका इंतजार वो कर रही थी। 14 फरवरी 1981 को प्रतिशोध की आग में उबल रही फूलन अपने गिरोह के साथ पुलिस के भेस में बेमही गांव पहुंची। यहाँ एक शादी का आयोजन था जिसमें 12 गांव के लोग भी आए हुए थे। फूलन और उसके गिरोह ने बंदूक के जोर पर पूरे गांव को घेर लिया तथा ठाकुर जाति के 21 मर्दों को एक लाइन में खड़ा होने का आदेश दिया। उन 21 में से 2 उनके पुराने गिरोह में डाकू भी थे, लेकिन ये वो नहीं थे जिन्होंने फूलन के साथ दुष्कर्म किया था। अपने दुश्मनों को वहां ना देखकर फूलन देवी बुरी तरह बौखला गई। उस घटना के चश्मदीद व उन 21 लोगों में से मात्र एक ही जीवित बचे, चंद्र सिंह, जिन्होंने बाद में बीबीसी को बताया था। फूलन ने सबसे पहले पूछा कि लाल राम कहाँ है। उसने मन मुताबिक जवाब ना मिलने के बाद ने अपने साथियों को फायर करने के आदेश दे दिया। सौभाग्य से चंदन सिंह अकेले ऐसे थे जो गोली लगने के बाद भी जिंदा रहे। बेमही में नरसंहार के बाद फूलन बैंडिट क्वीन के नाम से मशहूर हुई। लूटपाट करना, अमीरों के बच्चों को फिरौती के लिए अगवा करना, आने जाने वाली लॉरियों को लूटना फूलन के गिरोह का मुख्य काम था। कुछ सालों तक यह चला, फिर वह किसी तरह से अब आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गई, लेकिन इसके लिए उनकी अपनी शर्तें थी। वह जानती थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी जान की दुश्मन है, इसीलिए अपनी पहली शर्त के तहत मध्य प्रदेश पुलिस के सामने ही आत्मसमर्पण करने की बात कही। दूसरी शर्त के तहत उसने अपने किसी भी साथी को सजाए मौत न देने का आग्रह किया। तीसरी शर्त के तहत उसने उस जमीन को वापस करने के लिए कहा जो उसके पिता से हड़प ली गई थी। साथ ही उसने अपने भाई को पुलिस में नौकरी देने की मांग की। फूलन की दूसरी मांग को छोड़कर पुलिस ने उसकी बाकी सभी शर्तें मान ली। इस तरह फूलन ने 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण किया। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट तथा 18 अपहरण के मुकदमे चल गए। इन सभी मुकदमों की कार्रवाई में 11 साल बीत गए। सन 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने उस पर सारे मुकदमे हटाकर उन्हें बरी करने का मन बनाया। यही नहीं, 1994 में उसे रिहा कर दिया गया। अपना अधिकांश जीवन बीहड़ और जेल में गुजारने के बाद सन 1996 में फूलन ने राजनीति में जाने की राह बनाई। समाजवादी पार्टी के टिकट से मिर्जापुर की सीट जीतकर वह सदन का हिस्सा बन गई। उसका 2 बार जीतना यह दर्शाता है उसने जनता के दिल में अपनी जगह बना ली थी। किंतु कहते हैं ना कि अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता, यह किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। 25 जुलाई 2001 को उनके आवास के सामने ही शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शेर सिंह राणा ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने फूलन देवी को मारकर बेमही नरसंहार का बदला लिया। उसने यह भी कहा कि उसने बदला लेना भी फूलन देवी से ही सीखा है। फूलन देवी को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ उन्हें नरसंहारक के रूप में देखते हैं, तो किसी के लिए वो दुष्टों का नाश करने वाली देवी थी। लेकिन यहाँ हमें पहले ये सोचने की जरूरत है कि फूलन देवी ने अपने जीवन में जो भी किया उसके लिए दोषी किसे माना जाए। उसके पिता को जिसने छोटी सी उम्र में उसे एक अधेड़ के पल्ले बांध दिया, या फिर उस पुरुष का जिसने एक बच्ची पर दया नहीं की, या उन दरिंदों को जिसने फूलन को लगातार नोचा, या उस प्रशासन को जो फूलन को न्याय दिलाने में असमर्थ रही, या फिर खुद फूलन देवी को। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।